Hello everyone, welcome to Drishti. I am Nivedita Raje. So every CLAT aspirant knows what legal reasoning is, right? Some students find it difficult because it contains a subject that they have never studied. Some students really enjoy it because the dynamics of law attract them, attracts them. उन्हें पसंद आते हैं लॉ का जो डायनामिज्म है वो उन्हें समझ आने लगता है एंड पीपल you know things that we are good at are the things that we enjoy the most. ये ह्यूमन टेंडेंसी है. तो उन्हें लगता है कि भाई लॉ उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तो दे वुड बी एबल टू परफॉर्म गुड. एक्यूरेसी अच्छी होगी. लॉ इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट. लेकिन एक्यूरेसी फिर भी अच्छी नहीं निकलती है. मैं बहुत सारे सवालों को देखती हूँ बच्चों से कि मैम लॉ समझ आता है, मुझे सब आता है, लेकिन फिर भी मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं या फिर आते ही नहीं. तो अब what I'm trying to say is that people have mixed opinion when it comes to legal reasoning. Very few people actually understand what it is. Right, and in this video we are going to break it down. क्या है legal reasoning, क्यों पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है. ठीक है, क्या इसका पूरा का पूरा एजेंडा. कंसोर्शियम ने लीगल रीजनिंग का जो ये सेक्शन ड्राफ्ट किया है वो किस बेसिस पे या किस थॉट प्रोसेस पे किया है. बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ सेक्शन जहाँ पे आप लॉजिक को यूज कर रहे हैं लेकिन लॉजिक भी थोड़ा सा ट्वीक्ड है. ठीक है, तो पहले सवाल की तरफ आते हैं. व्हाट इज लीगल रीजनिंग इन सिंपल वर्ड्स. इफ आई एम टू पुट इट if I am to give it to you straightforward, then I would say that it is logic which is guided by law. एक ऐसा लॉजिक जिस तक पहुंचने के लिए, जिसको यूज करने के लिए आपको कानून की मदद लेनी पड़ती है. ठीक है, तो क्लैट में आपके पास पैसेज है 400 450 वर्ड्स का. पैसेज में बहुत कुछ हो सकता है. लीगल प्रिंसिपल हो सकता है, प्रिंसिपल्स की डेफिनेशंस हो सकती हैं, पूरा का एक कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है. कोई कोई नई चीज़ हो रही है आपके देश में, कोई नया अमेंडमेंट आया है, नया लॉ आया है या आने वाला है ना, और उस पर कोई इसी तरह का कोई क्रिटिकल एनालिसिस, कोई डॉक्ट्रिन, कोई केस, कुछ भी हो सकता है. अब आपका काम है उस पैसेज के कोर को समझना. Your job is to understand the core rule of that passage and then answer a set of questions based on that rule. This is what legal reasoning is. इन सिंपल टर्म्स कि एक पूरा पैसेज है, उसमें कुछ रूल्स है, कुछ कोर है. उस कोर को, उस रूल को अंडरस्टैंड करिए. फिर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पैसेज के बाद दे रखे हैं और उन क्वेश्चंस को उसी रूल को अप्लाई करते हुए सॉल्व करिए. ठीक है, वही रूल है जो आपके लॉजिक को गाइड करेगा और आपको सही कंक्लूजन तक पहुंचने में मदद करेगा. तो लीगल रीजनिंग में सही जवाब या सही कंक्लूजन जो है वो लॉ से गाइडेड होता है. एंड दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर सेक्शन. ओके, अब द मोस्ट complex aspect of legal reasoning is not about what you feel is right. यहीं पे बच्चे जो हैं गलती कर देते हैं और यहीं पे लीगल रीजनिंग का सेक्शन उन्हें थोड़ा सा पीछे ले जा सकता है या बहुत आगे बढ़ा सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो लीगल रीजनिंग इज नॉट अबाउट व्हाट यू फील इज राइट और व्हाट यू बिलीव एज अकॉर्डिंग टू योर मॉरल्स, योर एथिक्स, योर पर्सनल बिलीव्स. It's not about a real world application or a real world practical scenario or law or something like that. It's about how well you apply the given rule or law. Nothing more, nothing less. साफ सुथरे शब्दों में आपका अपना थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या मानते हैं, आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है. लॉ से इसको कोई लेना देना, लीगल रीजनिंग के सेक्शन को इससे कोई लेना देना नहीं. वो बस ये टेस्ट करना चाहता है कि भाई आपने रूल समझा कि नहीं. रूल आपने समझा, रूल आपने वैसा का वैसा ही अप्लाई कर दिया. उस रूल को के एप्लीकेशन में आपने ना तो किसी मॉरल, ना किसी एथिक को, ना किसी इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को यूज किया. आपने रूल को वैसे ही अप्लाई किया जैसे वो आपको दिया हुआ था और समझाया हुआ था. दिस इज व्हाट इट इज एंड इट इज द क्रक्स ऑफ दिस सेक्शन. और जो इसे ब्रेक कर लेता है, जो इसे समझ लेता है, वो इस सेक्शन में मैक्सिमम एक्यूरेसी अचीव भी कर लेता है. एग्जाम्पल से समझते हैं.
प्रिंसिपल है। रूल कहता है एनी पर्सन हु एंटर समवन्स प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट इज लायबल फॉर ट्रेसपास। तो स्टूडेंट्स जो ट्रेसपास समझते हैं वो ये भी जानते होंगे कि ट्रेसपास एक्चुअली क्या है। एंटरिंग समबडीज प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल में ही दे रखा है, एंटरिंग समबडीज प्रॉपर्टी विदाउट दैट पर्सनस ऑथराइजेशन। अगर किसी की संपत्ति में, प्रॉपर्टी में आप बिना उसकी मर्जी या बिना अथॉरिटी के एंटर हो जाते हैं तो आप ट्रेसपास के लिए लायबल होंगे। वो इंसान आप पे ट्रेसपास का केस कर सकता है ना। अब ट्रेसपास बस इतना नहीं है, that's what I'm saying. Students who have read law understand that trespass is not just about the definition or what it is. It has various nuances, बहुत सारी categories हैं। फिर trespass की अपनी बहुत सारी exceptions हैं, necessities हैं। There are urgent situations in which trespass can actually be forgiven. Law से excuse कर सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप trespass को कितने अच्छे से समझते हैं, सवाल ये है कि क्या आपने प्रिंसिपल को, जो प्रिंसिपल ने आपको समझाया है उतना ही आपको अपने दिमाग में रखना है। क्वेश्चन है, the fact says that A enters B's garden to retrieve a cricket ball. अब यहाँ पे ट्रेसपासिंग के पीछे जो इंटेंशन है वो बुरा नहीं है, it's not ill, right? And if a person does not have an ill intention, he should not ideally be penalized. अगर मेरा इरादा बुरा नहीं है, मेरी नीयत साफ है, तो फिर मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए, है ना। और ये एक बहुत ही बेसिक सा नेचुरल फिनोमिना है जो हर कोई विश्वास करता है। जब भी कोई गलती भी हो जाती है और आप गलती में पकड़े जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि पीछे बच्चे बात कर रहे थे, आप काम कर रहे थे और टीचर ने सबको खड़ा कर दिया, सबको पनिश कर दिया, तो आप ये बात बार बार कहेंगे कि पर मैम मैंने कुछ नहीं किया, मैं बात नहीं कर रहा था। और आप इस बात को साबित करने के लिए टीचर पे भी चिल्ला सकते हैं, हुआ भी होगा शायद आपके, पर मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग, आई वाजंट टॉकिंग, राइट। तो what is it that is making you say this? It is your conscience, it is conscious. ये आपका अपना विवेक है, आपकी अपनी गरिमा है जो आपसे ये बात कहलवा रही है, क्योंकि आप मानते हैं कि आप इनोसेंट हैं। इसी तरह से अगर व्यक्ति ने कुछ गलती नहीं की है या फिर उसके अकॉर्डिंग अगर वो गलती नहीं है और उस एक्शन की उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो उस बात को कहेगा जरूर। और यहीं पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप इन सारे न्यूआंसेस को कंसिडरेशन में ले लेते हैं। अगर एक बच्चे ने लॉ पढ़ा हुआ है, ट्रेसपास पढ़ा है, तो उसे अर्जेंसी, एक्सेप्शंस सब कुछ पता होगा। यहाँ पे वो देखेगा कि क्रिकेट बॉल रिट्रीव करने के लिए गया है ना अंदर, तो मतलब इंटेंशन खराब नहीं है। अब इंटेंशन अगर खराब नहीं है तो भाई ट्रेसपास का केस नहीं लगना चाहिए। अगर जिसने नहीं भी पढ़ा लॉ वो भी यही सोचेगा, एक्चुअली वो ज्यादा सोचेगा। लॉ पढ़ने वाला शायद एक बार को कम सोचे, क्योंकि उसे तो मैंने बता दिया होगा कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। But students who have not really studied law, students who have decided to do it on their own, might think it that way कि if you haven't committed anything wrong, if you haven't done anything wrong, ideally you should not be punished. But this is not what consortium wants you to do. The consortium wants you to stick to what it has given to you. राइट। अब प्रिंसिपल ने आपको सिर्फ ट्रेसपास की डेफिनेशन दी है, सिर्फ ट्रेसपास के बारे में बताया है, किन सिचुएशंस में ट्रेसपास कमिट नहीं होगा, किन सिचुएशंस में ट्रेसपास हुआ भी तो भी आपको एक्सक्यूज कर दिया जाएगा, किन सिचुएशंस में ट्रेसपास के वेरियस नुआंसेस। पैसेज में कुछ भी नहीं दे रखा, पैसेज में बस ट्रेसपासिंग दे रखी है और आपसे सवाल पूछ लिया गया कि क्या इस केस में ट्रेसपासिंग होगी, तो आपको कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी मॉरल, कोई भी एथिक, कुछ भी कंसिडरेशन में नहीं लाना। यू हैव टू आंसर the question as it is. The question is asking you whether or not it is trespass. If in the most technical sense it is trespass, then you give that answer. आप उसी ऑप्शन को चूज करेंगे, आप उसके नुआंसेस में नहीं जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या है, मतलब what why? This is actually a mindset. ये mindset है. It's not about just sticking to the passage, right? It is actually a mindset जो कंसोर्शियम आपसे एक्सपेक्ट करता है, जो एज अ लॉयर आपके पास होना ही चाहिए। Can you follow a rule without emotionally disagreeing with it? और यही तो कानून है हमारे देश का। जब आप एक जज होते हैं, कभी आप भविष्य में अगर जज बन जाते हैं, तो आपको वो नहीं करना जो आपको लगता है सही है, आपको वो करना है जो आपको लॉ करने को कह रहा है।
आप एविडेंसेस से, लॉ से बंधे हुए हैं। लॉ भी आपको सही डायरेक्शन में ही चैनलाइज करता है। लॉ को आप, वो इंटरप्रिटेशन हो जाता है, वहां तक हमें नहीं जाना, लेकिन इन सिंपल टर्म्स ट्रेनिंग जो होती है वो ऐसे ही होती है। जब आप रूल्स से स्टिक करने लग जाते हैं तो रूल्स को इंटरप्रेट करना भी मुश्किल नहीं होता। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू नीड टू स्टिक टू अ रूल, दैट्स इट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्टिक टू अ रूल विदाउट गेटिंग इमोशनली कैरिड अवे। अगर आप एक लॉयर हैं, तभी आप देखते होंगे टीवी पे कसाब, अफजल गुरु कसाब वगैरह को डिफेंड करने के लिए लॉयर्स प्रेजेंट थे, है ना। और वो जो लॉयर्स थे वो इंडियन लॉयर्स ही थे। बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस आए लॉयर्स के पास कि भाई ये करना भी चाहिए या नहीं, शुड दिस इवन हैपन, और आप इंडियन होकर आप इन आतंकवादियों को डिफेंड कर रहे हैं। But the question is not about what is right or wrong. The question is just about defense. You are a lawyer, you are supposed to defend. अब आपको अपना काम पूरी शिद्दत से सही तरह से करना है। अगर आपको लगता है कि वो आदमी गिल्टी है तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उसने आपको हायर किया है अपने आप को सजा से बचाने के लिए, तो आप वही करेंगे। मॉरल या एथिकल सिनेरियो में ये चीज गलत लगती है, लेकिन नेचुरल जस्टिस इसे अलाउ करता है। अ पर्सन इज अलाउड टू डिफेंड हिमसेल्फ। अब जब लॉ ही उसे डिफेंस दे रहा है, अपने आप को बचाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अपने आप को पूरी तरह से इनोसेंट प्रूव करने की का एवेन्यू दे रहा है, तो आप कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले कि ये सही है या गलत है, जो इसने किया वो सही था या गलत था? नहीं, you cannot question it. You are bound by law. You're supposed to follow law as it is, and that is what legal reasoning is also training you to do. जो बच्चा ऐसा कर लेता है, there are chances that he would actually become a very good lawyer or a judge, because he understands how to work with what is given. He understand कि रूल को किस तरह से फॉलो करना है और लॉ को किस तरह से अप्लाई करना है। दैट इज द क्रक्स ऑफ लीगल रीजनिंग। ठीक है, अब क्लैट लीगल रीजनिंग क्यों टेस्ट करता है? इसीलिए टेस्ट करता है, बस इसीलिए टेस्ट करता है कि भाई आप लीगल रीजनिंग पे अगर खरे उतर रहे हैं तो मतलब आप रीजन कर सकते हैं, इमोशनल हुए बिना आप रीजन कर सकते हैं। यू हैव एन एबिलिटी टू रीड, रीजन एंड अडेप्ट, विच इज एन एबिलिटी नॉट पोजेस्ड बाय एवरीवन। इट्स अ रेयर कैपेबिलिटी। ठीक है, एक रेयर स्किल है जहाँ पे आप रीड करते हैं, रीजन करते हैं और अडेप्ट करते हैं। और ये एक बहुत अच्छे लॉयर और बहुत अच्छे जज की क्वालिटी होती है, और इसी क्वालिटी को कंसोर्शियम ढूंढता है, और जिनमें ये अच्छी क्वालिटी होती है वो कंसोर्शियम में बड़ी अच्छी रैंक्स के साथ लेकर आते हैं। क्लैट के एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक ले आते हैं वो बच्चे। लीगल रीजनिंग रैंक भी डिटरमाइन करता है। लीगल रीजनिंग इज नॉट, तो इम्पोर्टेंट तो है ही, है ना। अब लीगल रीजनिंग 101 में अगर आप शुरुआत करें कि भाई कैसे है, क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, तो हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। लॉ एंट्रेंस का टेस्ट है तो ऑब्वियसली लॉ का बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। बट इट इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, it is not important just because it carries the maximum weightage or it is a tiebreaker. It is also important because it creates a base, it gives you a base for the remainder of the entire paper. जब आप रीड करते हैं, रीजन करते हैं, अडेप्ट करते हैं, तो आपको कॉम्प्रहेंशन की, केयरफुल होने के लिए, की डिस्ट्रैक्ट ना होने की, फोकस रहने के लिए ट्रेन किया जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जब आप लीगल रीजनिंग में अच्छे हैं तो आप क्यों अच्छे हैं? द ओनली सेक्शन विच हैज थ्योरी। सबसे पहली बात, वो थ्योरी जो है वो डायनामिक है, एप्लीकेशन बेस्ड है। It's not just a fact that you read and learn. No, it is a theory that you prove. It is like a hypothesis जो आपको वेरियस तरह से प्रूव करना सिखाया जाता है। ठीक है, तो लॉ का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये तो आपको पता ही है। अब लॉ को आप प्रैक्टिकली अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो आपको पहले लॉ समझना पड़ेगा। समझने के लिए आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। फोकस्ड अगर आपको रहना है तो आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा। इन सारी की सारी चीज़ों को करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि अकेले लीगल रीजनिंग सेक्शन को करने के लिए आपको कितनी और सारी स्किल्स चाहिए, और ये स्किल्स आपको पूरे पेपर को सॉल्व करने में मदद करती हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, अगर आप फोकस्ड हैं, तो आप सिर्फ उस एक सेक्शन में फोकस नहीं है, आप बाकी 5 सेक्शन में फोकस्ड हैं। वही फोकस आपको लॉजिकल रीजनिंग में मदद करेगा, वही फोकस आपकी इंग्लिश में मदद करेगा, क्वांट्स में मदद करेगा। आप जल्दी सवाल सॉल्व कर पाएंगे।
जब आप एक डिसिप्लिन मैनर में तैयारी करते हैं, जब आप डिसिप्लिन होकर डिस्ट्रैक्टेड ना रह के फोकस के साथ, बहुत अटेंशन टू डिटेल के साथ तैयारी करते हैं, तो आप आसानी से चीजों को रिटेन भी कर लेते हैं। जब आप बाल की खाल उतारना शुरू करते हैं लॉ में, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है ये करने की, और जी के करंट अफेयर्स में भी आप ये करना शुरू कर देते हैं। और कंसर्शियम में जीके भी इसी चीज पे बेस्ड है। इट डज नॉट रियली वांट टू नो इफ यू नो स्टफ, इट वांट्स टू नो इफ यू नो व्हाई दैट स्टफ हैपेंड। आपको क्या हुआ पता है, ये तो सभी को पता होता है, जनरली इंस्टाग्राम पे ही आ जाता है, लेकिन वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी पता होना जरूरी है। और कंसर्शियम यही देखना चाहता है कि आपको वो पता था। और जब आप बाल की खाल उतारना शुरू करते हैं, लॉ को इंटरप्रेट करने लग जाते हैं, लॉ के डायनामिज्म में एंटर करने लग जाते हैं, तो अपने आप हर चीज के क्यों के पीछे चले जाते हैं। यू स्टार्ट फाइंडिंग रीजंस इन एवरीथिंग इवन व्हेन इट इज जीके। तो जीके की रिटेंशन कैपेसिटी 100 टाइम्स हो जाती है। फोकस और अटेंशन कंसंट्रेशन इतना अच्छे से डेवलप हो जाता है कि लॉजिकल और इंग्लिश भी अच्छी लगने लगती है। इंग्लिश को कॉन्टेक्चुअली सॉल्व किया जाता है। इंग्लिश का जो सेक्शन होता है स्पेशली इस एग्जाम में, वो भी रीजनिंग के बेसिस पर ही है। कॉन्टेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, इन सारे पैटर्न, इन सारी स्किल्स को कंटेन करता है, और ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाती हैं अगर आप लीगल रीजनिंग में अच्छे हैं। अगर आप लीगल रीजनिंग में अच्छे हैं तो जाहिर बात है कि आप फोकस्ड भी होंगे। अगर आप फोकस्ड हैं तो मैथ्स भी आपको डरावनी नहीं लगेगी, क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और सही तरह से भी हो जाएंगे। मेरी बात समझ आई? तो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट लीगल रीजनिंग है। और जब आप इसको व्हेन यू ब्रेक इट डाउन दिस वे, व्हेन यू नो व्हेन यू आर गाइडेड बाय ऑल ऑफ दिस, व्हेन यू नो अबाउट इट, यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ स्टूडेंट हु बिलोंग्स इन द टॉप 100. When you completely understand the crux of this exam, which is CLAT, then you deserve a rank. और शुरुआत होती है लीगल रीजनिंग से ही। इस सेक्शन को अगर आप तोड़ देते हैं, समझ लेते हैं, और इस सेक्शन को अच्छे से बढ़िया तरह से अपने आप को इसी को बेस बना के ट्रेन करने लगते हैं, तो बाकी सारे सेक्शंस इजी हो जाते हैं। माइंड यू, मैं ये नहीं कह रही कि बस यही सेक्शन पढ़ना है, नहीं, इस सेक्शन को ठीक से पढ़ना है, क्योंकि इस सेक्शन को जब आप ठीक से पढ़ते हैं तो ये आपको बहुत सारी सेकेंडरी एंसिलरी स्किल सेट देता है, और वो सारा का सारा स्किल सेट आपको बाकी सेक्शंस में काम आ जाता है, और आप ऑटोमेटिकली रैंक की तरफ पहुंच जाते हैं। एक अच्छे बेहतरीन लॉयर और जज बन के अपने कॉलेज से निकलते हैं। और इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई क्लैट टेस्ट्स लीगल रीजनिंग, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज अ लॉ कॉलेज, नॉट जस्ट बिकॉज you know if a child is aspiring to study law for the next 5 years, he needs to have a foundation. Of course he needs to have a foundation, but the foundation is not that of learning law. It is the foundation of understanding law. It is the foundation of learning to interpret the law, to break the law. और लीगल रीजनिंग आपको यही सिखाती है। सिर्फ लॉ पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसे समझना नहीं है, उसे अप्लाई भी करना है, और एप्लीकेशन के लिए आपको उसे थोड़ा अलग तरह से पढ़ना पड़ता है। क्या आप अलग कर सकते हैं उसमें, ये मैं आपको क्लासेस में बताऊंगी। आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और आपको समझ आ जाएगी ये बात। ऑल्दो आई वुड ब्रिंग मल्टीपल वीडियोज इन विच यू वुड अंडरस्टैंड कि भाई लीगल रीजनिंग में क्या अलग हो रहा है, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ इट, वेल देन गो अहेड। नहीं तो मैं तो यहाँ पे हूँ ही आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। अब आता है हाउ द क्वेश्चंस वर्क। क्वेश्चंस काम कैसे करते हैं? देखो, हर लीगल रीजनिंग पैसेज में मैंने बताया कि 4-5 MCQs हैं, 400 450 वर्डेड पैसेज है, लेकिन ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, दे आर डिसीजन बेस्ड क्वेश्चंस। इनमें ये देखा जाता है कि आप सही डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं, सही कंक्लूजन तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सो जनरली देयर इज अ प्रिंसिपल और अ कंसेप्ट और अ डॉक्ट्रिन और अ केस समरी और अ करंट इवेंट स्टेटेड इन दैट पैसेज, और ऑप्शंस जो होते हैं वो लगभग सारे सेम ही लगते हैं। ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाता है, बट देयर इज जस्ट वन ऑप्शन व्हिच फिट्स बोथ लॉजिक एंड लॉ, एंड दैट इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस। एक आंसर जो लॉजिक और लॉ दोनों पे ही खरा उतरता है, दोनों में ही फिट हो जाता है, वही उस क्वेश्चन का सही आंसर होता है। तो योर टास्क इज नॉट टू ओवरथिंक, योर टास्क इज नॉट टू गेस, it is to extract the rule, stick to it and stay loyal to it, and that is all. And I would train you how to do it. एक रूल है उसमें दिया हुआ, उस रूल को एक्सट्रैक्ट करिए और उसके साथ ही ईमानदारी रखिए, बस। और वही रूल आपके सारे 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करा देगा बिल्कुल करेक्टली। नेगेटिव का कोई स्कोप ही नहीं रहेगा, लेकिन ये आपको थोड़ा सीखना पड़ता है।
You're supposed to learn this. And that is what I'm here for. That is what Drishti would do for you. Question. A person who makes a promise knowing it will be relied upon must fulfill it if someone suffers due to that reliance. Principle देखो थोड़ा सा technical है, but it talks about promissory estoppel. ठीक है, स्टूडेंट्स जो लॉ को पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, मुझसे पढ़ा है, कहीं और से पढ़ा है, उन्होंने ये जरूर पढ़ा होगा, प्रॉमिसरी एस्टॉपल। एक आदमी जो प्रॉमिस, उसे एक आदमी एक ऐसा प्रॉमिस करता है जो उसे पता है लोग मान लेंगे, और लोग उसे मान भी लेते हैं, और उस रिलायंस पे लोग एक्ट करना शुरू कर देते हैं, उस प्रॉमिस के बेसिस पे लोग एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो भले ही उसका इनिशियल इरादा उस प्रॉमिस को फुलफिल करने का नहीं रहा हो, या भले ही उसने कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल ड्राफ्ट ना किया हो, फिर भी उसे अपने प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके प्रॉमिस की वजह से लोगों ने अपने अपने पार्ट का प्रॉमिस पूरा कर दिया। जैसे एक आदमी प्रॉमिस करता है, तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, ठीक है, ये वाली नौकरी तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, बेटर पैकेज, सब कुछ बेटर के साथ। कि अच्छा पक्का, कि हाँ बिल्कुल पक्का, तुम छोड़ के तो आओ, पहले तो छोड़ोगे तभी तो मिलेगी नौकरी। वो बेचारा छोड़ देता नौकरी, अब मुझे उसे नौकरी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने मेरे कहने पर नौकरी छोड़ी, उसने मेरे दिए गए प्रॉमिस की वजह से एक्ट किया, वरना वो क्यों छोड़ता, राइट। तो जब उसने मेरे प्रॉमिस की वजह से एक्ट किया, मेरे प्रॉमिस पे रिलायंस प्लेस करके एक्ट किया, तो अब मुझे उस प्रॉमिस को फुलफिल करना ही पड़ेगा, और इसे प्रॉमिसरी एस्टॉपल कहते हैं। दिस इज व्हाट प्रॉमिसरी एस्टॉपल है, राइट। अब आप नहीं जाएंगे उसमें, योर दैट्स व्हाट आई सेड, द प्रिंसिपल इज ओनली टॉकिंग अबाउट प्रॉमिसरी एस्टॉपल। नाउ स्टूडेंट्स माइट थिंक अरे कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, है ना, इस आदमी को पहले ही केयरफुल हो जाना चाहिए था, ही शुड हैव मेड श्योर कि भाई प्रॉमिस फुलफिल होगा कि नहीं। वही सारा जो कनेक्टेड एस्पेक्ट जो होता है, कहानी मूवी देखते वक्त भी बच्चा गैस करता ही है, बच्चा क्या सारे ही करते हैं, आप बीच तक पहुंच जाते हो, एंडिंग तक पहुंच जाते हो, गैसे ही तो कर रहे होते हो। तो जब आप ये इस तरह की कहानियां पढ़ते हो, क्योंकि लीगल रीजनिंग कहानी की तरह ही पढ़ाया जाता है, तो जब आप कहानी पढ़ रहे होते हो तो अपने कंक्लूजन्स और अपने हाइपोथेसिस वगैरह फॉर्म करते हो, और उनमें हाइपोथेसिस में बहुत सारे एंगल्स आते हैं, और एक एंगल ये भी हो सकता है कि भाई प्रॉमिसरी एस्टॉपल अगर आपको नहीं पता, या पता भी है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो ड्राफ्ट करना चाहिए था भाई, पीछे कुछ तफ्तीश तो करनी चाहिए थी, प्रॉमिस फुलफिल होगा भी कि नहीं, ये तो पता करना चाहिए था कि इसके पास नौकरियां हैं भी देने के लिए। यूं ही अंधे बन के आपने प्रॉमिस को मान लिया और फिर वो कर दिया। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर आप जाएं और आपसे कोई वादा करे कि सर मैं आपको ये गारंटी करता हूँ, और आप उसकी बात मान ले, तो आप बेवकूफ कहलाएंगे। अब इसी कॉमन सेंस को यूज करके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो आंसर नहीं निकलेगा सही, क्योंकि लीगल प्रिंसिपल्स अलग हैं। समझ आई मेरी बात? और दैट यही सीखना है, यही सीखना है हमें। और इसी को सीखने के आड़ में बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। उनको लगता है कि वो सीख रहे हैं, बट वो सीखते नहीं। दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स डू, व्हिच आई वांट टू डिस्कस। तो फर्स्ट मिस्टेक इज यूजिंग इमोशन ओवर लॉजिक। पहली मिस्टेक है कि भाई इमोशन को यूज कर लेते हैं, लॉजिक को नहीं यूज करते। जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रॉमिसरी एस्टॉपल का ही कंसेप्ट ले लो, बहुत सारी बातें, बहुत सारे एंगल्स हैं, सारे एंगल्स को अगर तुम बीच में लाओगे तो सही ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए इमोशन को, मॉरल एथिकल डिलेमा, किसी को नहीं लाना बीच में। बस देखो पैसेज में क्या समझाया हुआ है, उसी पर रहो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर है भी तुम्हारे पास तो उसे यूज मत करो। कमिंग टू द सेकंड मिस्टेक, ब्रिंगिंग आउटसाइड लीगल नॉलेज। Some students are really good at law because they have been taught properly by निवेदिता मैम। तो उन्हें सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ आता है उन्हें। अब जब सब कुछ आता है तो वो पैसेज को, क्वेश्चंस को अपनी नॉलेज को यूज करके सॉल्व करने लगते हैं, which is not something that you are supposed to do. You are only supposed to use what is given to you in the passage. उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप भूल जाएंगे कि आपको लॉ आता भी है। आपको लॉ आता है, ये आप पता चल जाएगा, ये सभी को पता चल जाएगा जब आपके नंबर जांचने लगेंगे वो, क्योंकि आप पैसेज को नहीं समझ सकते अगर आपको पहले से लॉ नहीं आता। समझ भी सकते हैं लेकिन उसे बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, 10-15 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा, और वो भी पूरी तरह से नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, वो भी इतना टाइम वेस्ट करने के बाद क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाएंगे, पेपर छूट जाएगा, पूरे टाइम लीगल रीजनिंग में ही अटके रह जाएंगे। इसलिए लॉ पढ़ाया जाता है ताकि आपको जो प्रेमाइज मिले वो फेमिलियर हो, आप पैनिक में ना आ जाए, ये क्या पूछ लिया भाई, प्रॉमिसरी एस्टॉपल क्या चीज है ये, राइट। अगर एक बच्चे को इस प्रिंसिपल जो मैंने अभी पढ़ाया उसके बारे में पता है तो वो प्रिंसिपल उसे परेशान नहीं करेगा। लेकिन एक अनफेमिलियर बच्चा जिसने लॉ नहीं पढ़ा वो अटक सकता है, वो बार बार पढ़ेगा, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ट्राइंग टू से।
क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज है वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको वही इन्फॉर्मेशन, अगर लॉ आपसे कहता है इक्वालिटी के बारे में, पैसेज आपको समझा रहा है और इक्वालिटी के आर्टिकल में वो आर्टिकल 19 बोल रहा है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, और पूरा पूरा इक्वालिटी ये है, इक्वालिटी वो है, फलाना फलाना, ये सारी चीजें, आपको लग रहा है क्या बोल रहा है ये पैसेज गलत है, इक्वालिटी तो नहीं है 19 में, वो तो 14 में। बस आपने यही सोच के गलती कर दी। ये नहीं सोचना आपको। कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि निवेदिता मैम ने आपको लॉ पढ़ाया, बस आप ये सोचिए कि ये पैसेज आपको लॉ पढ़ा रहा है, वो आपको जल्दी समझ आ जाएगा क्योंकि आप निवेदिता मैम से भी पढ़े हुए हैं, और बस जल्दी समझ आ जाए, यही आपके नॉलेज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उस पैसेज में दी गई इंफॉर्मेशन को ही यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आउटसाइड नॉलेज को कंसिडर भी नहीं करना। अगर पैसेज में एक्सेप्शंस दे रखे हैं तो उन्हें यूज करिए, अगर पैसेज में किसी तरह का कोई भी इफ बट ऑल्दो दे रखा है तो उसे यूज करिए, अगर सिंपल डेफिनेशन दे रखी है तो सिर्फ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है। तीसरी मिस्टेक, एडिंग वर्ड्स टू द प्रिंसिपल। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, अगर पैसेज में नहीं दे रखा तो वर्ड्स ऐड मत करिए, लेकिन एक्सेप्शन तो है ही। जैसे ट्रेसपास का एग्जांपल लेते हैं, राम श्याम की प्रॉपर्टी में बिना श्याम की परमिशन के घुस गया क्योंकि प्रॉपर्टी पे आग लगी हुई थी और उसे आवाजें सुनाई दे रही थी, तो वो बड़ी नोबल इंटेंशन से गया एक्चुअली। क्वेश्चन इसकी क्या उसने ट्रेसपास किया? अब आप यही सोचेंगे कि भाई बिल्कुल नहीं किया उसने ट्रेसपास, वो बहुत नोबल इंटेंशन से गया है, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी है, ये है वो है, बट क्या पैसेज ने आपको बताया नेसेसिटी के बारे में? तो पैसेज ने अगर आपको नहीं बताया नेसेसिटी के बारे में, तो फॉर अ मोमेंट वो एज्यूम कर रहा है कि आपको नेसेसिटी के बारे में कुछ नहीं पता। क्या किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे चले जाना बिना उसकी अथॉरिटी के ट्रेसपास है? हाँ है। क्या राम श्याम की प्रॉपर्टी पे अथॉरिटी के साथ? क्या नहीं। अब वो क्यों गया, किस वजह से गया, अगर उससे रिलेटेड पैसेज साइलेंट है तो आप भी साइलेंट हो जाइए, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ आपको कुछ नहीं करना, टेक्निकल एस्पेक्ट में जाइए। क्या प्रॉपर्टी पे जाना ट्रेसपास होगा? भले ही वो नोबल इंटेंशन से गया होगा, हाँ होगा बिल्कुल, बाकी फैक्टर्स हम बाद में कंसिडर करेंगे। टेक्निकली ऑन द फेस ऑफ इट क्या ये ट्रेसपास है? हाँ है, तो है, ट्रेसपास तो है ही ये। इस ट्रेसपास की सजा नहीं मिलेगी क्योंकि देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो इन्वॉल्व। तो अगर पैसेज आपको उन फैक्टर्स के बारे में सिखा रहा है तो यूज करिए, नहीं सिखा रहा तो मत करिए। यही मिस्टेक्स, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीख जाइए। लीगल रीजनिंग को फोकस के साथ प्रॉपरली पढ़ना शुरू करिए, अपने आप पूरे पेपर में मदद मिलेगी, आप बहुत अच्छी रैंक और स्कोर के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर, मेथड वर्सेस माइंडसेट, मेथड प्लस माइंडसेट। पहले तो कोर प्रिंसिपल्स को समझना शुरू करिए, फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, यू कैन नॉट प्रोसीड इन लीगल रीजनिंग विदाउट क्लैरिटी इन कंसेप्ट्स, एंड दैट इज व्हाट यू स्टार्ट विद। यू ब्रिंग क्लैरिटी टू योर कंसेप्ट्स, एंड इफ देयर इज नो क्लैरिटी यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स, द बेसिक्स ऑफ इट। बेसिक्स के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो लॉ को पढ़ना शुरू करना है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल, टॉर्ट और फैमिली बेयर मिनिमम है, इतना तो पढ़ना ही पड़ता है। ऊपर से एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ाया जाता है, दृष्टि में जो भी कुछ रेलेवेंट चल रहा है वो भी आपको पढ़ा दिया जाता है। पास्ट क्लैट पैसेजेस को पढ़ना है तो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करिए, देखिए कि किस तरह के पैसेजेस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसर्शियम बेसिकली क्या, पैटर्न जो है वो सेम रहता है, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो सकता है लेकिन जो आइडिया है वो सेम रहता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कंसर्शियम जो है वो क्वेश्चंस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेता है, उस स्पेक्ट्रम में जितने भी तरह के क्वेश्चन फॉल कर सकते हैं उन सबको पूछ ही लिया जाता है, राइट। तो आप देखिए कि भाई क्या क्या आ सकता है। आपसे कहा गया लॉजिकल रीजनिंग आएगा, आपने लॉजिकल रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ सीआर तैयार किया, लेकिन पेपर में एआर भी आ गया। सीआर है क्रिटिकल रीजनिंग, एआर है एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो अब ये आपको कैसे पता चला? ये आपने पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में जाके देखा, तो आपको ये तो पता चल गया कि कंसर्शियम जो है लॉजिकल में एआर और सीआर दोनों ही पूछ लेता है। इंग्लिश में आपको लगा ग्रामर आएगी, लेकिन ग्रामर नहीं आई, कॉम्प्रिहेंशन, आरसीज आ गए और एंटोनिम सिनोनिम आ गए। ठीक है, तो भाई कि आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है, उन क्वेश्चंस की लिस्ट बना लीजिए, वही आपके कंसेप्ट हो गए, उन्हीं कंसेप्ट्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं पढ़ा दूंगी, एक प्रॉपर दिशा मिल जाती है, जीपीएस की तरह मेंटोर काम करता है। प्रैक्टिस करना है डेली 1 to 2 पैसेजेस एवरी डे विद फुल एनालिसिस। अब ये बहुत ट्रिकी होता है, जब आप खुद तैयारी करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको 1 से 2 पैसेज जो भी सब्जेक्ट आपने उठा रखा है उसका प्रैक्टिस करना ही है। ये एक एप्टीट्यूड का टेस्ट है, तो मतलब आप रटने का कोई मतलब नहीं, लर्न करने को कुछ है नहीं, तो कर क्या सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो जो भी पढ़ा है उसे प्रैक्टिस करिए एवरी डे, और देखिए कि गलतियां हुई तो आखिर क्यों हुई, और उन गलतियों को ट्रैक करने के लिए एक नोटबुक बनाइए, मिस्टेक ट्रैकर लिख दीजिए उसमें, मिस्टेक ट्रैकर, ठीक है, और देखिए कि आपने क्या क्या गलतियां की, और ट्राई टू फिगर आउट कि आपने वो गलतियां क्यों की, और उन्हें ना दोहराने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दृष्टि तो ये एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। दिस इज समथिंग दैट स्टूडेंट्स कीप यू नो फ्रेटिंग अबाउट कि भाई पैसेज कहाँ से प्रैक्टिस करें। पैसेज को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ बुक्स हैं, एपी भारद्वाज वगैरह बुक्स हैं। थ्योरी मत पढ़िए, थ्योरी बहुत गलती भी हो जाती है उसकी थ्योरी में। क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस ये है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, विच टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, स्पेशली इफ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ इट। अगर बहुत टाइम है तैयार करने का तो शायद कहीं ये किया जा सकता है, बट इफ यू डोंट हैव दैट मच टाइम देन आई वुड सजेस्ट दैट यू जॉइन एन इंस्टीट्यूट, बिकॉज दैट वुड हेल्प यू प्रॉपरली। आपको ये सारी जो रिडंडेंट एक्सरसाइजेज हैं जो सिर्फ टाइम वेस्ट करती हैं, पैसेज ढूंढो ये करो, वो बच जाती हैं। जैसे मैं जिस दिन आपको जो भी पढ़ाती हूँ उसी दिन आपको उसकी वर्कशीट भी दे देती हूँ, तो आपने जो पढ़ा वो आप उस दिन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ठीक है, तो उसी दिन प्रैक्टिस हो जाती है, गलतियां भी समझ आ जाती हैं, गलतियों के अकॉर्डिंग आपको कैसे बढ़ना है, आगे क्या करना है ये भी समझ आ जाता है बहुत ही इनिशियल स्टेज में। यूज अ मिस्टेक ट्रैकर, जॉइन डिस्कशंस। लॉ एक थिंकिंग गेम है, देखिए कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या वो भी वही लॉजिक यूज कर रहे हैं जो आपने किया, और अगर नहीं तो उनका क्या लॉजिक था, शायद उनका लॉजिक बेटर था, शायद उन्होंने लॉ और लॉजिक दोनों को यूज किया और आपने सिर्फ लॉजिक यूज कर लिया। So you don't just use logic or law, you use both, and that is an art which needs to be acquired. दृष्टि आपको इसी आर्ट को अचीव करने के लिए ट्रेन करता है, ठीक है। तो ये था लीगल रीजनिंग 101। आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग which was important। तो इतना सिंपल कंसाइज सेक्शन नहीं है, इट एक्चुअली इज क्वाइट डीप, क्वाइट वास्ट, राइट। और ये आई हैव जस्ट टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैंने पॉइंट्स बहुत सारे, काफ़ी सारे कवर कर लिए हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कवर किया है, ये बस आइसबर्ग की टिप है। और लीगल रीजनिंग इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि लॉ अनंत है, लॉ का इंटरप्रिटेशन असीम है, बिल्कुल इट्स लाइक अ लैबिरिंथ इफ वन डिसाइड्स टू गो थ्रू। लेकिन वो बहुत मज़ेदार है, इट्स वेरी वेरी इट्स अ लॉट ऑफ फन। ओके, तो अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह के किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ जो आपके काम आ सकता है। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।